हाँ, तो अपन इस चैप्टर के एक पार्ट बना चुके हैं। उस पार्ट के अंदर अपने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, ठीक है। और श्रीलंका के बारे में पढ़ने से पहले मैंने 2 क्वेश्चन बहुत लेवल के लिए, हालांकि सेकंड क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले अपन ये बात की थी कि श्रीलंका के अंदर सिंहली ज़्यादा संख्या में थे, ज़्यादा लोग थे, ठीक है। सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। और एक थे तमिल, जो कि 18% थे, जिसमें 5% इंडियन तमिल भी थे, 13% श्रीलंकन तमिल थे। ये बातें अपन ने पिछले वीडियो में की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरी बात ये, अब ये समझना है कि तमिल संख्या में कम है, मतलब जने कम है। अगर वो जने कम होंगे तो उनके सामने प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जो सामने मेजोरिटी में होंगे, जो बहुसंख्यक वाले होंगे, वो उनको परेशान करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये सीखना है कि तमिलों की क्या डिमांड थी, तमिलों की क्या मांगे थी। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या तमिलों को परेशान किया, कैसे कैसे किया उन मेजोरिटी वाले लोगों ने, सिंहली वालों ने, और अपनी मेजोरिटी बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या क्या किया कि तमिलों के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है। सबसे पहले अपन यही क्वेश्चन ले रहे हैं कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी, अपनी मांगों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका, हाउ डिड ही फाइट फॉर हिज डिमांड्स, एक्सप्लेन। मतलब इन डिमांड्स के खिलाफ उन्होंने क्या संघर्ष किया, फाइट किया, वो सब अपन सीखेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि अब ये तमिल क्या कर रहे हैं, सबसे पहले करेंगे एक छोटी सी पार्टियां बनाएंगे, कुछ कुछ वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी कुछ बात रखने के लिए। और फिर ये कहेंगे कि हमारी, क्योंकि तमिल बोलते हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि हमारी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो तमिल होनी चाहिए, क्योंकि आप संख्या में ज़्यादा हो और आप अपनी राजभाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है, जैसे हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मतलब ये है कि इसका मतलब जो कामकाज में जो यूज़ की जाए, समझ पा रहे हो, जो कामकाज के अंदर भाषा ली जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, वैसे स्टेट के अंदर भी जैसे पंजाबी है, ये सब कोंकणी है, खूब सारी लैंग्वेज ऐसी हैं, गुजराती है, वो जो बोली जाती है, वो कभी भाषा पे अलग डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो इन्होंने भी कहा कि हमारी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ मांगी थी, मतलब कि श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, एक तो पॉलिटिशियन पार्टी का निर्माण किया, पहली बात, ठीक, तथा श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने, ठीक है, और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की। सिंपल सी बातें हैं जो हर कोई चाहता है, हमारे देश में भी हर कोई यही चाहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, वो यही चाहता है कि उसका राजनीति के अंदर भी, यानी पॉलिटिकल के अंदर भी थोड़ी बहुत उसका भी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, उसको भी बराबर मौका मिले, और उसकी जो लैंग्वेज है या भाषा है वो भी वही रहे जो वो बोलता है या फिर जो उनके यूज़ होता है। और या वो ये भी चाहता है कि उनके बच्चों को या फिर उन खुद को शिक्षा मिले, कि सब जो लोग चाहते हैं वही चीज़ इसमें है कि द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी एंड जॉब्स। और जॉब के अंदर हर कोई समानता चाहता है कि भाई जो पैसे वाले लोगों को या फिर जो इकोनॉमी की दृष्टि से मजबूत हैं, उनको जैसे इकोनॉमी या रोजगार के अंदर समान अवसर मिलते हैं, हमें भी वैसे रोजगार में अवसर मिले, जॉब्स के अंदर इक्वलिटी मिले, ठीक है। ये मांग थी एक तो, लेकिन एक क्या 3 मांगे हो गई, शिक्षा रोजगार की हो गई, राजभाषा की हो गई, और राजनीतिक पार्टियां बनाई थी कि हमारी पार्टियां भी होनी चाहिए। 3 डिमांड बेसिकली आपको 3। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आपको इतना ही लिखना है जॉब्स तक ही, बस कि ये उनकी डिमांड थी। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन की बात करते 3 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में आ सकता है, 4 में आ सकता है, तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्योंकि अब तमिल क्या करेंगे, तमिल इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या करा कि लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों लगातार नकारा गया। अब तमिल की आबादी वाले इलाके, अब तमिल ने डिमांड भी कहाँ करी, जहाँ वो संख्या में ज़्यादा थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ओवरऑल देश में कम है, 18-13% ही है, लेकिन जहाँ पर हम ज़्यादा हैं, कम से कम वहाँ तो कुछ हमारी हेल्प करो, वहाँ तो ऐसा कुछ होना चाहिए, हमारी पार्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा हैं यहाँ पर। लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी इनकी बात नहीं सुनी, बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। मतलब इनको बार बार नकारा गया, इनकी बात को नहीं सुना गया। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ लगातार किसी लोगों के साथ में होगा तो सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़े तो होना ही है। और आज भी श्रीलंका के अंदर ये जो लड़ाई झगड़े वो आज भी चलते ही रहते हैं, उतना ज़्यादा शांति भी नहीं बनी हुई है। हालांकि कुछ लोकतंत्र डेमोक्रेसी आने के बाद कुछ ठीक हुआ है, बट वो बात नहीं है। अब क्या हुआ, फिर 1980 के दशक में
जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका मतलब कि बाय 1980s several political organization were formed demanding an independence तमिल इलम। ध्यान से समझना, जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका है उसमें एक पार्टी, एक सरकार या ऐसा मान लो कि पार्टी बनाई तमिल इलम। ये एक राज्य, एक स्टेट है, एक ही बात है, सरकार बोल दो चाहे राज्य बोल दो। इस तमिल इलम को इन्होंने कहा कि स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। जिसमें आपको एक छोटी सी बात अपने इंडिया की बताता हूँ कि दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री भी प्रेजेंट में अरविंद केजरीवाल हैं, वो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। मतलब क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वो कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी का मतलब जो केंद्र के अंडर में आए। अब वो दिल्ली जो है वो मोदी सरकार के अंडर में आती है, फिलहाल की बात करूँ तो, आगे तो सरकार अगर बदल जाती है तो उनके कॉन्टेक्ट में आएगी, अंडर में आएगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके अंदर में, उसके अधिकार में आता है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। जब तक उसको सेपरेट राज्य ना बना दिया जाए, जब तक केंद्र उसके ऊपर अपनी ताकत दिखाएगी। जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा सब अपने अपने अलग स्टेट है, सेपरेट स्टेट है, अलग खुद की गवर्नमेंट है, खुद के पास ताकत है। लेकिन अगर ये यूनियन टेरिटरी होते तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो तमिल इलम है इसको आप सेपरेट राज्य बनाओ या फिर सरकार बनाओ, ठीक है, ये इनकी मांग थी। तमिल इलम को एक सेपरेट या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए जो कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका का उत्तरी और पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका का पार्ट कहलाता है, ठीक है। उसको ऐसा कह दिया कि इसको आप सेपरेट राज्य बनाओ क्योंकि वहाँ पर हम संख्या में ज़्यादा हैं। अगर इसको सेपरेट राज्य बना दिया जाएगा, एक अकेला अपना राज्य बना दिया जाएगा, तो वहाँ पर उनकी वो अपनी सरकार बना लेंगे और वहाँ की अपनी खुद की राजभाषा भी हो जाएगी। ये उनकी मांग थी। लेकिन इसको भी उनकी सरकार ने, जो श्रीलंका थी उन्होंने नहीं माना, लेकिन श्रीलंका सरकार ने तमिलों की मांगों को नहीं माना। बट द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द तमिल्स। कुछ नहीं माना। अब होगा क्या, जब ये बात भी नहीं मानी कि हम यहाँ पर ज़्यादा है, तमिल इलम स्टेट के अंदर ज़्यादा, वो भी नहीं मानी, ना लैंग्वेज की मानी, ना जॉब्स के अंदर की मानी, कुछ भी नहीं मानी, तो फिर अब क्या होगा। इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में दो समुदाय, सिंहली और तमिल, ठीक है, सिंहली और तमिल जो दो समुदाय हैं उनके बीच में पारस्परिक अविश्वास ने बहुत बड़े टकराव का रूप ले लिया। ध्यान से समझना, द रिजल्ट वॉज दैट द डिस्ट्रस्ट का मतलब अविश्वास, बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू विडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वाइड स्प्रेड या फिर वाइड स्प्रेड बोल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा रूप ले लिया। और हुआ क्या, इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। जब घर में ही, जैसे अपने ही देश में अपने ही लोग आपस में लड़ने लग जाए, गृह युद्ध कहलाता है। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, समझ पा रहे हो। तो जब यहाँ पर ये दोनों लड़ने लगे, सिंहली और तमिल, तो गृह युद्ध परिणत हुआ। ये टकराव गृह युद्ध में बदल गया या फिर ये टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। और दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क को छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं, रिफ्यूजीज बन गए हैं। ऐसी हालत हो गई जैसे अभी एट प्रेजेंट अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, तालिबानियों के द्वारा किया जा रहा जो काम। वहीं के लोग हैं, तालिबानी भी वहीं के अफगानिस्तान के ही हैं, अफगानिस्तान के लोग भी अफगानिस्तान के ही हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तालिबानी वहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स करके, वो सब बातें आप छोटी मोटी न्यूज़ में सुनी होगी। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी वहाँ से निकल के कुछ इंडिया में जा रहे हैं, कुछ यूएसए में जा रहे हैं, मतलब वहाँ से निकल के जो आ गए, जबकि वो वहाँ के हैं, किसी कंट्री में जाके रिफ्यूजीज बन गए, मतलब शरणार्थी बन गए, वो चीज़ है। तो ऐसी हालत होगी, हज़ारों लोग जब मारे जाएंगे तो सीधी सी बात, अपनी जान बचाने के लिए तो हर ना कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेंगे। इन्होंने भी ऐसा ही करा कि मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज का मतलब शरणार्थी। जैसे हमारे यहाँ तिब्बती शरणार्थी सुना होगा आपने, इंडिया के अंदर तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। दलाई लामा का नाम सुना होगा, जो तिब्बती शरणार्थियों का नेता है, दलाई लामा। छोटा सी ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि उसके बारे में बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो वैसे ही जो रिफ्यूजी अलग कंट्री के होते हैं, जो दूसरे देश में जाके शरण लेते हैं, ठीक है, वो हालत हो गई। और इस गृह युद्ध से श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियाँ उत्पन्न। सीधी सी बात है, जब किसी देश के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे तो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तीनों स्थितियाँ, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल तो डिस्टर्ब होगी, आप सब जानते हो। इन दिस सिविल वॉर मैनी प्रॉब्लम्स हैव अराइजन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ये है 4 नंबर के लेवल का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आता था, इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 बातें होगी, ध्यान से समझना।
पूरा डिटेल पूछे तो अपन पहले कारण बताया, फिर रिजल्ट बता दिया, ये सब बातें इसमें आ जाएगी, ठीक है। सोल्यूशन भी पढ़ेंगे आगे। अब देखो बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए सेकंड क्वेश्चन है, ये हैं सिंहलियों के लिए, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू मेंटेन द मेजोरिटी इशू। अब सीधी सी बात है, मेजोरिटी में कौन थे, सिंहली थे, तो यहाँ पर मेजोरिटी इशू का नाम आए चाहे सिंहली शब्द आ जाए तो भी आप समझ जाना वो बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा है, वो मेजोरिटी की बात कर रहा है, आंसर यही लिख के आना है। अब कोई भी बंदा अपने आप को ताकतवर बना के रखना चाहता है तो क्या क्या काम करता है, वही चीज़ ये हैं कि इन्होंने अपने आप को मेजोरिटी में अगर बना के रखना चाहेंगे ये, तो ये क्या क्या इन्होंने किया, वो बातें अलग से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना है, इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। अब देखो मैंने एक लाइन नहीं लिखी, कौन सी, कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए, फॉलोइंग स्टेप्स, वो कुछ करके जो लिखते हो बाकी क्वेश्चन है तो वो आप हमेशा लिख दिया करो, ठीक है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो 2 लाइन आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है कि श्रीलंकाई सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए, यानी कि मैंने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, इन तीनों को बनाए रखने के लिए खूब सारे स्टेप्स अपनाए। द श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्ट ए वेराइटी ऑफ मेजर्स टू एस्टैब्लिश फर्स्ट सुपरमेसी, यानी कि अधिकार अपनाने के लिए, अपने आप को वर्चस्व बनाए रखने के लिए, द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स, इनको बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, और कौन कौन से उठाए भी अपन आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखो इसका, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया कि 1956 के अंदर एक कानून बना दिया, और जिसके तहत तमिल को तो कर दिया दरकिनार, यानी कि उनको तो कुछ समझा ही नहीं, और सिंहली को, जो सिंहला इंग्लिश में लिखा जाता है SINHL, उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, ठीक है। इसका मतलब तमिल की एक भी नहीं सुनी, और जो सिंहली ज़्यादा लोग थे अपनी ही भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ठीक है। फिर तीसरी बात, नया संविधान जो बना था, तो नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो है, कौन सी सरकार, जो सिंहली सरकार है, सीधी सी बात है, तमिल को तो इग्नोर कर दिया, तो सरकार बौद्ध मत, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको संरक्षण और बढ़ावा देगी, मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करेगी, तमिल को फिर इग्नोर किया गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपुलेटेड, ठीक है, स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, मतलब हमेशा बुद्धिज्म को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब तमिल को फिर इग्नोर कर दिया गया। ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपनी जो बहुसंख्यकवाद हैं उसको मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के तमिलों की एक भी ना सुनना इनका मेनली काम था, और यही कारण आगे जाके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, ठीक है। तो और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होती है और है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली, मतलब इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होते हैं, आपको पता है 12th के बाद में, 12th के बाद अपन कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेते हैं तो अपन यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर और सरकारी यानी जो गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर जो सिंहली होंगे उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी जो तमिल है उनको नहीं, उनको बाद में नंबर आएगा, अगर सीटें खाली रही तो उनका नंबर है, वरना कोई नंबर नहीं है। इन द फॉलोड प्रिफेशनल पॉलिसीज, यानी कि जिनको प्रेफरेंस दिया गया, वो प्रेफरेंस पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के अंदर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, किनको, सिंहलियों को। ये भी बहुत बड़ी गलत बात थी। तो आपको 4 बातें बहुत ज़्यादा मेजर आपको ध्यान रखनी है। पहली तो थी कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और वो राजनीतिक वाली जो बातें थी, मतलब वो सांस्कृतिक वाली जो बातें थी, उनके अंदर वो अपने आप को बढ़ावा देना चाहते थे। सेकंड के अंदर इन्होंने अपनी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। तीसरी बात इन्होंने क्या करा कि बुद्धिज़्म जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कि वो हर चीज़ में आगे रहेंगे, उनकी पहले सुनी जाएगी। और फिर चौथी बात के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, जो सिंहली लोग हैं, जो सिंहली के बच्चे हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे पहले रखा जाएगा। ये 4 बातें ऐसी थी जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो सिंहली है वो अपना वर्चस्व बनाए रखे। चौथा क्वेश्चन है कि श्रीलंका
स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? When did श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो 1948 के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है ये। 1948 के अंदर श्रीलंका वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोकतंत्र डेमोक्रेसी आ गई कब? 1948 के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आई थिंक ये 4th क्वेश्चन है, जो पिछला था वो 3rd क्वेश्चन था, हालांकि मैंने 2nd लिखा होगा। और उससे पहले जो है वो नंबर के हिसाब से ऐसे कि अपन पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन 1 क्वेश्चन कर लिया था, फिर 2 ये हो गया, ये चौथा। ठीक है, 5 और 6 इस तरीके से नंबर दे दिया करो। फिर है बहुसंख्य। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 तो ये हैं, 2 और होंगे। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे उनके एक एक शब्द का मीनिंग पूछते हैं, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अपने चैप्टर में बार बार यूज़ करें बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटी। ये जो मेजोरिटिज्म है वो क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है आपसे। अपन एक वर्ड पहले यूज़ किया था एथनिक, यानी कि जातीय, ये क्या है। एक वर्ड यूज़ किया अभी अपन ने सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध, ये क्या है। इन सब के बारे में, ठीक है, देखते हैं बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुसंख्यकवाद यही होता है। हम हमारे इंडिया में भी तो बहुसंख्यकवाद है, हमारे इंडिया के अंदर भी तो बहुसंख्यक लोग हैं। सॉरी, बहुसंख्यकवाद तो नहीं है, बहुसंख्यक हमारे यहाँ पर है। जैसा हिंदू भारत के अंदर बहुसंख्यक में है, मेजोरिटी में है, लेकिन इंडिया में कभी भी बहुसंख्यकवाद नाम की चीज़ पैदा नहीं हुई, क्योंकि हमने सभी धर्मों का रेस्पेक्ट किया और सभी धर्मों को बराबर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हमने उनको बराबर मतलब पार्टिसिपेट किया उनका। ठीक है, उनको रखा। तो वो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन इस शब्द का मीनिंग पूछा, उसका मीनिंग बता रहे, आप इसको इंडिया के नज़र में नहीं देखेंगे। ठीक है, ये देखो, बहुसंख्यकवाद ये एक मान्यता है। मान्यता का मतलब एक कल्पना है, 100% सही नहीं है। ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय, ठीक है, अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, मतलब ज़्यादा संख्या में है, तो वे अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वे अल्पसंख्यक, यानी जो माइनॉरिटी में, जो कम संख्या में है, उस अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना या फिर अनदेखी कर सकता है। ऐसा मान्यता है, इस शब्द का मीनिंग है ऐसा। ठीक है, यानी कि बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय रिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक है उनकी ज़रूरतों को ख़त्म कर सकती है, कुछ कम कर सकती है, उन इच्छाओं को मार सकती है, और अपने संख्या ज़्यादा होने की वजह से अपना वर्चस्व बनाए रख सकती है। ये कि शब्द का मीनिंग है, हालांकि इंडिया वगैरह में से बिल्कुल भी नहीं है। एक शब्द है एथनिक या जातीय। ये एक जाति, कास्ट, हर कोई ये चाहता है, जो अपनी कास्ट की बात करता है, वो जो भी जिस भी कास्ट का है। इस शब्द का मीनिंग ये है कि जो जिस भी कास्ट का है, वो ये सोचता है कि जो मेरी जाति के जितने भी लोग हैं देश में कहीं पर भी, वो पूर्वज, वो उन सब के पूर्वज एक ही है, उन सब की संस्कृति एक ही है, उन सब की भाषा एक ही है, ऐसा मानते हैं। इस मीनिंग, ठीक है, यानी कि ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। ठीक है, यानी अपने कल्चर को अलग मानता है। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव। अच्छा, एक बार ये ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ये कल्चर के ऊपर विभाजन है। इसमें क्या होता है कि पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज़ ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ। वो ये सोचते हैं कि हम जो किसी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे समान पूर्वजों से हुई है, मतलब हमारे पूर्वज एक ही रहे हैं, और यही कारण है उनकी जो शारीरिक बनावट है या जो संस्कृति है वो हमारी एक जैसी है, ऐसा उनका मानना है। फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ, ऐसा उनको ऐसा लगता है कि इसीलिए हम एक ही जाति के, तो हमारी बनावट भी एक जैसी है, हमारा कल्चर संस्कृति भी एक जैसी, क्योंकि हमारे पूर्वज एक ही रहे होंगे, ऐसा इनका मानना है। एक अपने भी वर्ड यूज़ किया था, गृह युद्ध क्या है, सिविल वॉर। हालांकि मीनिंग आपको समझ में आ गया कि अपने देश के लोग जब आपस में लड़ने लग जाते ऐसा लगे जैसे युद्ध हो रहा हो। हालांकि युद्ध होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगे एक दूसरे का विरोध करे, वो गवर्नमेंट का अपोज करे, गवर्नमेंट की बात को ना माने, वो होता है। लेकिन आप ये समझ सकते हो अपने घर में वो वाली चीज़, उससे ईजी याद हो जाएगा। यानी कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वे युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी किसी मुल्क, यानी किसी देश में सरकार का विरोध करने वाली, ठीक है, लोग जो सरकार की बातें जिनको सही नहीं लगे और फिर आपस में दो गुट आपस में लड़ने लग जाए, गृह युद्ध होता है।
वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स लाइक ए वॉर, वो होता है व्हाट इज सिविल वॉर का आंसर। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, वो है युक्तिपरक यानी कि प्रूडेंशियल, ठीक है। ये प्रूडेंशियल, ये प्रूडेंशियल क्या होता है, युक्तिपरक क्या होता है, ये वर्ड अपन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आएगा। और बाकी सब तो अपन 3 तो पीछे वाला है, ये 4 तो पढ़ ही चुके, लेकिन ये 5 ऐसे वर्ड आपकी बुक में दे रखे हैं, अपन ने सेलेक्ट कर लिए। 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। इसलिए इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करें अपन, जब भी कोई ऐसा काम करें या फिर ऐसी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट करे चाहे कोई और करे, जब लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस को देख के काम किया जाए कि ना तो ज़्यादा प्रॉफिट और ना ज़्यादा लॉस हो, एक बैलेंस मामला अगर रहे, वैसा काम किया जाए, इसका मतलब वो होता है, ठीक है। यानी कि हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचें कि इसके अंदर कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कितना फायदा है। तो बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज, यानी कि फायदा और नुकसान कितना है, उस सब के बारे में पहले स्टडी करके, केयरफुली स्टडी करके उसके बाद में फैसला लिया जाए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका, सामुदायिक सरकार, हालांकि इस बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से जब आ जाए तो कैसे लिखना है 2 मार्क्स में कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में। तो वो देखो कि सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदाय से संबंधित मसलों का मतलब जो काम होते हैं, फैसले होते हैं, उनको सुलझाने के लिए सत्ता दी जाती है। यानी कि कोई सी भी कम्युनिटी हो सकती है, कोई अपनी अपनी अलग अलग जाति की धर्म की कम्युनिटी हो सकती है। एक छोटे छोटे ग्रुप में मैंने कहा था 1000 लोग भी हो जाएंगे तो एक कम्युनिटी बना लेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेंगे, मैंने आपको पहली बात बता दिया था। तो सामुदायिक सरकार के लिए ज़्यादा लोगों होना ज़रूरी नहीं है, बस सेम ग्रुप के सेम चीज़ को मान्यता देने वाले लोग जो एक ही चीज़ को मानते हो, वो 1000 या 1500 2000 लोग इस सरकार का निर्माण या सरकार को बना सकते हैं। बस उनका काम क्या रहेगा, इन कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर इज गिवन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू रिजॉल्व द इश्यूज रिलेटेड टू देयर कम्युनिटी। उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी उसकी कम्युनिटी यानी जो समुदाय है उनका, उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सुलझाने का काम ये काम करेंगे। लेकिन एक खास शर्त और है इनकी, ये ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जो अदर किसी कम्युनिटी को या अदर किसी लोगों को बिल्कुल भी बिना नुकसान पहुंचाए जनरल यानी पब्लिक का वेलफेयर का काम करती है। तो ध्यान रखना, ये समूह बिना किसी समुदाय को नीचा दिखाए आम जनता के लाभ के लिए मिलकर कार्य करते हैं। दिस ग्रुप्स वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक विदाउट ह्यूमिलिएटिंग एनी कम्युनिटी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज अपन ने किए। अब एक वीडियो आई थिंक एक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आएगा जिसके अंदर कितनी बातें और छूट गई है वो सब उसके अंदर मेंशन कर दी जाएगी। इसको मेरे साथ के साथ याद करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन साथ के साथ याद करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इससे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, लेकिन एक साथ जब याद करोगे तो नहीं होगा, साथ के साथ नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना। स्क्रीनशॉट लेके आप रोक सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको नोट्स साथ के साथ करना है। एक बार समझ लो फिर उसको उतारो, सब बहुत ज़्यादा इजीली याद होता है, ठीक है। ओके।